यूपीएससी एस्पिरेंट की जो लाइफ होती है वो होती है विथ बुक्स। 6 बुक्स के साथ लाइफ गुजर रही थी और अभी जो है 3 दिन में 6-7 हज़ार लोगों के साथ गुजरी है। एक चीज़ मन में आता है जब इंटरव्यू की बात करें तो ना तमाम यूट्यूब वगैरह पे तमाम वीडियो है कि शर्ट में कौन से कलर का बटन है, आप कितना सीढ़ी चढ़ के आए और वो उस टाइप का। तो कभी इस तरीके का सवाल रहा इंटरव्यू में आपके? मैंने जहाँ भी मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, मैंने उन टीचर्स से बात करी तो वो मुझे ऐसा बताया कि शायद वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऐसे एरियाज़ एक्सप्लोर करना चाहते थे जो डैफ में नहीं लिखे हैं। आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से लेके कोई सवाल किया गया रहा इंटरव्यू में? हाँ, गोरखपुर से लेके सवाल किया गया था। इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा, जब परीक्षा का परिणाम आता है, यूपीएससी का नतीजा आता है, तो हम सभी की निगाहें टुकटुकी लगा के देखती है कि किसका हुआ। हमारे आस पड़ोस में किसी का हुआ, हमारे दोस्त में किसी का हुआ, हमारे रिलेटिव में किसी का हुआ, या हमारे जानने वाले किसी बंदे का हुआ या नहीं हुआ। तो आज मैं बताता चलूँ, हमारे साथ अर्पित गुप्ता हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा में शुमार हुए और ऑल इंडिया 54 रैंक आप ले आए और गोरखपुर का नाम आप आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श भैया। आप लाइफ कितना चेंज हुआ रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद? लाइफ कितना परिवर्तित हुआ? अब मतलब आप इस तरह से इसको गेस कर सकते हैं कि शायद मैं लास्ट 8-9 ईयर्स में जितने लोगों से मिला हूँगा उतना लास्ट 3 डेज़ में मिल चुका हूँ। लाइक मोर देन यू कैन से 6-7,000 लोगों से मिल चुका हूँ। तो मतलब ऑब्वियसली लाइफ हैज़ चेंज्ड अ लॉट, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट की जो लाइफ होती है वो होती है विथ बुक्स। ठीक है, हो सकता है कि एक 6 बुक्स के साथ लाइफ गुजर रही थी और अभी जो है 3 दिन में 6-7 हज़ार लोगों के साथ गुजरी है। रिजल्ट आने के बाद और तमाम ये सारी सक्सेस मिलने के बाद माइंड में क्या चल रहा है अर्पित? अभी मेनली जो मेरे माइंड में रिज़ल्ट आने के बाद चल रहा था वो ये था कि सिंस अब मैंने वो लेवल पार कर लिया है जो चाहिए था, एंट्री लेवल जो भी मुझे करना है इस चीज़ के लिए, तो अब क्या एग्जैक्टली मुझे करना है सोसाइटी के लिए। क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना जो है वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है इस जर्नी का। ये जर्नी अब जाके शुरू होती है एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मैंने जो 2.5 साल बैठ करके कंटिन्यूसली पढ़ाई करी है वो अब जो है उससे जो भी मैंने सीखा है वो चीज़ें अब मुझे करनी होंगी ग्राउंड लेवल पे। तो उसके बारे में अब धीरे धीरे मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया है लास्ट 2-3 दिनों से कि मुझे कैसे चीज़ें करनी है, क्या करना है एग्जैक्टली। और अभी अब मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बुलाया भी था, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बुलाया भी था। तो अभी मैं उनसे मिल के उनके एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे जान रहा हूँ ताकि मैं देखूँ कि क्या इश्यूज़ मेरे सामने आने वाले हैं। क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड भी रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों का एक हल निकाला जा सके, उन मुद्दों का। यानी पूरी तरीके से आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद फिर जब काम करने का मौका मिलेगा तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करना चाहेंगे? अभी क्या लग रहा है ऑब्जर्व आपने 2-3 दिनों से कुछ किया तो? मतलब मैंने 2 चीज़ें सोची थी जब मैंने इस चीज़ का प्रिपरेशन करने की सोची थी सिविल सर्विसेज की। सबसे जो मेरी पहली प्रायोरिटी है वो है जो सामाजिक असमानताएं हैं, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन जो भी हैं, वो चीज़ें जो हैं मैंने बहुत ही स्टार्कली विजिबल हैं मैंने देखी हैं सोसाइटी में। हमारे यहाँ पे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया से नहीं हैं तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा ईजिली दिखती हैं। और सेकेंडली जो एजुकेशन का लेवल है हमारे यहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स का जो हाल है, इन 2 चीज़ों को देख करके मुझे लगता था हमेशा से कि ये चेंजेस जो हैं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद जो है मैं ला सकता हूँ। और मुझे पता चलता है जब मैं पढ़ाई शुरू करता था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे एफ़र्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट हो जाएँ तो वो चेंजेस जो मैं या हर सोसाइटी का इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है वो लाए जा सकते हैं। तो मैं उस दिशा में अपने आप को रखना चाहता था। यानी एजुकेशन के लेवल पे भी काम करेंगे, खासतौर पे सरकारी विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार मैंने अपने रिपोर्ट में भी आपको दिखाया है कि प्राथमिक विद्यालय की और सरकारी विद्यालय की क्या वर्तमान एक्चुअल क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, मैंने आपको दिखाया, वो किसी से छुपा नहीं है। जैसा अर्पित भी बता रहे हैं कि एजुकेशन पे और तमाम जो भिन्नता है समाज में उसको लेके आगे बढ़ेंगे। अर्पित, मैं आपसे सवाल करूँगा कि चूँकि ये परीक्षा जो है 3 स्टेजेस में होती है, तो ऐसे में जो प्री वाला पार्ट है, मैं चूँकि तैयारी की तरफ बढ़ता हूँ, जो लोग और आपको देख रहे होंगे, जो एस्पिरेंट होंगे वो आपको देख रहे होंगे, तो अब तैयारी की तरफ बढ़ता हूँ, प्री को लेकर कैसे क्या स्ट्रेटजी है आपकी? मतलब मैंने जो है जीएस पोर्शन और मैथमेटिक्स पोर्शन दोनों के लिए सेल्फ स्टडी ही करी है। मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है इन दोनों पोर्शन के लिए। तो मेरी स्ट्रेटजी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर रही है रिलेटेड टू ऑल द 3 लेवल्स ऑफ द एग्ज़ाम।
तो प्रीलिम्स के लिए जो मेरी मेन स्ट्रैटेजी रही है वो रही है बुक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करने की और बेसिक बुक्स को ही कई बार पढ़ने की। मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की है नॉलेज गेन करने की, क्योंकि मैंने पेपर्स देखे यूपीएससी के जब भी प्रीवियस ईयर, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये एग्ज़ाम जो है इसमें क्वेश्चन बुक्स से डायरेक्टली नहीं आएंगे। इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जहाँ पे हमें एक प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को बहुत ही वाइजली यूज़ करना है। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से तो वो नहीं होने वाला है, वो एक एप्टीट्यूड डेवलप करने से होने वाला है। और प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे वो एग्ज़ाम नॉलेज से नहीं क्लियर हो सकता है। और प्रीलिम्स के लिए मेरे को लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज उठा लें, ठीक है, जो भी पॉपुलर 4-5 टेस्ट सीरीज़ हैं, विजन फोरम और तमाम, हाँ, बहुत सारी जो भी इंस्टीट्यूट्स आप किसी की भी टेस्ट सीरीज़ उठा सकते हैं और मार्केट में मिलती हैं। मतलब आई हैव नॉट से कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, अगर आपकी इच्छा है तो मतलब यू कैन ज्वाइन, बट अगर मैक्सिमम लोग जो हैं वो टेस्ट सीरीज मार्केट से ख़रीद लेते हैं और वो महंगी भी नहीं होती हैं। अच्छा, अभी तब मैं आपकी बात पे आता हूँ। आपने कहा कि मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया था। तमाम ये भ्रांतियाँ होती हैं कि बिना कोचिंग के तो निकलेगा नहीं, ऐसा लोग दिल्ली जाना पड़ेगा और बड़ी बड़ी महंगी कोचिंगों में। तो ऐसे जो मतलब हमारे गाँव समाज के लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो उनका हिम्मत वहीं टूट जाता है और वो लोग वहीं सरेंडर कर जाते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा ना कि कोचिंग आपको अपनी नीड के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोचिंग ज़रूरी है तो आप ज़रूर करिए कोचिंग, लेकिन कोचिंग पीयर प्रेशर में मत करिए कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप कोचिंग करिए तो आपको करनी है, या आपको लगता है कि हर कोई कोचिंग कर रहा है इसलिए आपको कोचिंग करनी है। ये सिर्फ मैं नहीं, इस साल के कई सारे ऐसे टॉपर्स हैं, इसमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं करी है और उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर साल लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग नहीं करते हैं और वो लिस्ट में होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो फेसेस पॉपुलर नहीं होते हैं, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करा जाता है इस चीज़ को बोलने का, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हर्ड माइंडसेट है, जो भीड़ चाल वाला माइंडसेट है कि नहीं सब लोग कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, ये जो है हमारे अंदर है। अब दिल्ली जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है कि चलो कोचिंग नहीं भी करना है तो दिल्ली जाके पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये भी एक सही चीज़ है। मैं खुद अपने प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में दिल्ली में रहा हूँ। मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, उसका बहुत बड़ा रीज़न जो है मेरी हेल्थ इश्यूज़ रही हैं, जो कि मुझे दिल्ली से गिफ्ट मिले हैं। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पे रहिए कोशिश करिए कि आप कंफर्टेबल प्लेस में हो, जहाँ पे आपको अच्छा खाना मिले, आपके पास आसपास अच्छे लोग हों जो आपसे कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहें, तो आपका एनवायरनमेंट हो वो अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि गृह त्यागी वाला जो गृह त्यागी का कॉन्सेप्ट है वो मतलब घर से दूर रहना ही पड़ेगा, जो विद्यार्थी पंचलक्षणम वाले में गृह त्यागी भी आता है। तो ऐसे में ये नहीं कॉन्सेप्ट है कि गृह त्यागी घर को त्याग दो तभी आपको सफलता मिलेगी, घर रह के भी सफलता पाई जा सकती है, एनवायरनमेंट आपका अच्छा हो। एग्जैक्टली। अच्छा, यूपीएससी ने अपने रिक्वायरमेंट में ये तो कहीं नहीं लिखा है कि घर छोड़ना पड़ता है तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी की ये रिक्वायरमेंट है भी कहीं से भी। हाँ, ये है कि लोग घर इसलिए छोड़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है, बट अब धीरे धीरे जो लाइब्रेरी का कल्चर आ रहा है, ठीक है, और जो धीरे धीरे आसपास में स्टडी रूम्स ओपन हो जा रहे हैं, या फिर पेरेंट्स भी अब इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं कि घर में एक रूम बच्चे को प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पे वो 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, पेरेंट्स जनरली सपोर्टिव होते हैं अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के। तो और मुझे लगता है कि ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जितनी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं वहाँ पे, वो चीज़ें एज अ स्टूडेंट मतलब हमारी एज में बहुत मुश्किल हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो एक स्मॉल एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारी मेड नहीं आती है। जब दिल्ली में किसी दिन मेड नहीं आती थी हमारी, तो हमारे लिए खाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बाहर जो खाना मिलता था वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता था। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हो नहीं पाते हैं हमारे बाहर में। और घर पे ये रहता है कि आप वैसी ही चीज़ें खा रहे होते हो जो अच्छी हैं, हेल्दी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि घर पे आपकी तबीयत ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और अगर होती हुई है तो आप जल्दी ठीक हो जाते हो, क्योंकि आपके पास पेरेंट्स होते हैं, केयर होती है उस टाइप का एनवायरनमेंट होता है। चलिए, अभी आप कह रहे थे 7-8 घंटे पढ़ने की बात कर रहे थे, तो ये एक बड़ा मिथ है यूपीएससी वालों में कि जब तक आप 18 घंटा नहीं पढ़ेंगे, कमरे में अपने आप को बंद नहीं कर लेंगे, तब तक आपका होना नहीं है। और तमाम ऐसे सीनियर भी बताते हैं जो जूनियर को अपने आप दिल्ली में यदि रहेंगे तो आप ऐसी जगह पे, तो आपको ये कहा जाएगा आप 18 घंटे पढ़ लीजिए। 18 घंटे पढ़ने से ना आप ह्यूमन नहीं रह जाओगे, तो सिविल सर्वेंट तो बन ही नहीं सकते। आप कितना घंटा पढ़ते थे? मेरी जो लाइब्रेरी का सिटिंग टाइम रहा है वो पीक टाइम्स में 12 आवर्स रहा है, जिसमें से मैं 8 to 9 आवर्स ईजिली निकाल लेता था पढ़ने के लिए। 12 आवर्स में मतलब कहीं ना कहीं एक लंच का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, और जो शाम को एक आप निकलते हो दोस्तों के साथ खेलने के लिए या जो भी है एक स्मॉल कॉन्वर्सेशन के लिए,
या फिर आप ऐसे ही निकल जाते हो अपने मूड को थोड़ा चेंज करने के लिए, तो वो सब चीज़ें अगर आप एक्सक्लूड कर दो तो एक प्रॉपर जो सिटिंग आवर है वो 8 to 9 आवर्स होता है। और मुझे लगता है कि यार आवर्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंटली कितने दिनों तक वो आवर्स मेंटेन करके रख पाते हो। यानी निरंतरता जो है मैंने पिछले दिनों में जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें मैंने सिर्फ एक वर्ड मेंशन किया है कि यार मेरी सक्सेस का क्रेडिट अगर मैं किसी एक वर्ड से डिफ़ाइन करना चाहूँ तो वो कंसिस्टेंसी है। मैंने जिस दिन से प्रिपरेशन शुरू करी है मैंने गैप्स नहीं लिए हैं। अगर साल में 5-6 दिन मैंने गैप्स लिए हैं तो वो 5-6 दिन ऐसे रहे हैं कि जिस दिन से 26 जनवरी है या फिर 15 अगस्त है या फिर 2 अक्टूबर है या फिर होली है या फिर दिवाली है। यानी 365 दिनों में 360 दिन आप पूरा मतलब अपने स्टडी को दिया। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने जो है 5-6 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, ऐसे हो सकते हैं कि 365 में से 20-25 दिन ऐसे हो सकते हैं जिस दिन मैंने सिर्फ 2-4 घंटे पढ़ाई करी हो, बट सिर्फ 5 से 6 दिन ऐसे रहे हैं जिस दिन मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जो पॉइंट है ना कंसिस्टेंसी का, वो बहुत ही मैटर करता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो सबसे बड़ी चीज़ आप भूलते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका रेगुलरिटी, एक मोटिवेशन है ना, एक इस एग्ज़ाम को लेकर के एक अटैचमेंट है, वो एकदम कंटिन्यूसली बना रहता है। और अगर आप ब्रेक्स लेते हैं, मतलब लंबे ब्रेक्स लेते हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। देखिए टॉपर लोगों का भी कहना है कि आपको कछुए की चाल चलनी है, खरगोश की तरह भागना नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़ लीजिए, 19 घंटे पढ़ लीजिए। कछुए की चाल से चलिए, लेकिन निरंतरता बनी रहे तो निश्चित रूप से आप जो है अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अर्पित मैं आता हूँ मेंस पर। मेंस में मैं ये कहूँगा कि आप आंसर राइटिंग जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती है। जो आपकी कॉपी में लिखा है, जो भी आंसर्स लिखे हैं आपने, वही इवेल्युएट हो रहे हैं। तो आंसर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि एक अच्छा आंसर लिख सकें। क्योंकि आंसर लिखने के लिए एक बैकग्राउंड नॉलेज जब तक नहीं होती है तब तक हम कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं। और यूपीएससी में कभी भी कुछ भी लिखने के मार्क्स नहीं होते हैं। इसीलिए जीएस में भी कुछ लोग जो है 70 मार्क्स पाते हैं, कुछ लोग 100 पाते हैं, कुछ लोग 120 पाते हैं। क्योंकि वो डिफरेंसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा लिखा है जो किसी और ने नहीं लिखा है। अदरवाइज़ आंसर हर कोई लिख के आता है वहाँ पे, कोई भी कोई क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आता है। सब अब आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू पर। अब उस पर बात करेंगे, तमाम ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, एक चीज़ मन में आता है जब इंटरव्यू की बात करें तो ना, तमाम यूट्यूब वगैरह पे तमाम वीडियो है कि शर्ट में कौन से कलर का बटन है, आप कितना सीढ़ी चढ़ के आए, और वो उस टाइप का। तो कभी इस तरीके का सवाल रहा इंटरव्यू में आपके? नहीं, मेरे इंटरव्यू में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछे भी जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन एक बेस प्रिपेयर करते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन का। अगर आप इन क्वेश्चन से पैनिक हो जाते हो तो आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, और वहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे। मेरा इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ रहा है। मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरी जो जॉब प्रोफाइल रही है फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट की, उसमें मैंने 3 महीने जॉब करी है। तो कुछ क्वेश्चंस फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड थे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे मेनली वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल, रूरल एंड अर्बन एरिया में डिफरेंसेस क्या हैं, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, और कितने टाइप के इंटेलिजेंस होती हैं, और आपको क्या लगता है कौन सी इंटेलिजेंस किस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। फिर आपको क्या लगता है गुड गवर्नेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, या फिर जीएसटी क्या है, और आपको क्या लगता है जीएसटी के इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। तो दीज इश्यूज़ आर समथिंग जो ब्यूरोक्रेट्स को डील करने हैं डेली बेसिस पे। रूरल एंड अर्बन डिवाइड जो है ब्यूरोक्रेट्स के टर्म्स में हमेशा डील किया जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं कि अर्बन एरिया में सर्व करें, रूरल एरिया में सर्व करना नहीं चाहते हैं, तो उस डिवाइड के बारे में बात की जाती है हमेशा। तो इस तरह का इंटरव्यू था, और जहाँ पे मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को आंसर किया है, और मैंने हर क्वेश्चन में स्टैंड लिया है। कुछ लोगों को लगता है कि बैलेंस करना ज़रूरी है, कि नहीं रूरल एरिया अर्बन एरिया दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। मैंने स्ट्रांगली रूरल एरिया के सपोर्ट में स्टैंड लिया लगभग हर जगह पे कि सर नहीं, ये चीज़ रूरल एरिया में अच्छी है। और दे वर रियली इम्प्रेस्ड कि आपने रूरल एरिया को लेकर के इतना ज़्यादा कन्विक्शन है। तो उन्होंने बोला कि रूरल एरिया में आप सर्व करना चाहोगे, तो मैंने बोला सर मैम ग्रेसफुली, बिकॉज मुझे लगता है कि रूरल एरिया में मैं ज़्यादा अच्छे से सर्व भी कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों की नीड्स ज़्यादा हैं। अर्बन एरिया में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मेरी नीड उतनी ज़्यादा ना पड़े। अच्छा, कुछ अटपटे सवाल पूछा गया कुछ इस तरीके का इंटरव्यू में? सच कोई अटपटा सवाल नहीं था। बस एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट लगा, वो ये था कि मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है IIT रुड़की से। तो उन्होंने ये पूछा कि यू हैव गॉट सच अ गुड CGPA इन कॉलेज, और यू 9+ CGPA है आपका कॉलेज में, एंड यू मस्ट बी अमंग द टॉपर्स, एंड देन टू आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल नहीं लिया, आपने कोई ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल भी नहीं लिया जो आपको GS में हेल्प करता है,
और आपने जो सबसे डिफ़िकल्ट ऑप्शन माना जाता है मैथमेटिक्स वो चूज़ कर लिया, तो मतलब डू यू लव टू प्ले विथ चैलेंजेस? सो दिस वाज द क्वेश्चन. So I responded, sir, yeah, I like to face challenges, but the main reason behind taking maths was my interest, not an opportunity to take this challenge. तो the sir who asked this question started laughing. तो वो हंसने लगे कि यार मतलब this was a good answer, and then he again said कि I really like your courage about taking this optional just because you are interested in it, and even though you have a good background in other subject, then to आप इंटरेस्ट पे गए रादर देन गोइंग टू गेट मार्क्स, क्योंकि आप मार्क्स दूसरे सब्जेक्ट में भी ले ही आते हैं क्योंकि आपकी अच्छी बैकग्राउंड रही है उस सब्जेक्ट में. अच्छा, ऐसा कोई सवाल जो डैप से रिलेटेड, कोई डैफ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए मेरे केस में. मुझे लगता है शायद इसलिए भी क्योंकि मेरी डैफ इनिशियली डिस्कस हुई फर्स्ट 5 मिनट्स में, तो मैम ने मेरी पूरी डैफ पढ़ी. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शी वॉज कन्विंस्ड कि मैं डैफ के क्वेश्चंस आंसर कर सकता हूँ. तो वो मेरी पर्सनैलिटी के बहुत अलग एरियाज़ जो है एक्सप्लोर करना चाहती थी. और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत कम रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर के. मैंने जहाँ भी मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, मैंने उन टीचर्स से बात करी, तो वो मुझे ऐसा बताया कि शायद वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऐसे एरियाज़ एक्सप्लोर करना चाहते थे जो डैफ में नहीं लिखे हैं. आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से लेके कोई सवाल किया गया रहा इंटरव्यू में? हाँ, गोरखपुर से लेके सवाल किया गया था कि मेडिकल इश्यूज़ क्या हैं गोरखपुर में. तो जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस क्योंकि एक नेशनल इशू बन गया था, तो उस पे क्वेश्चन आए थे. मैंने उन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया. और लीची जो है मुजफ्फरपुर की, उसमें क्या मैंने बताया उन्हें, तो उन्होंने बोला ऐसी क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्यों वो जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो मैंने सर्वे रिपोर्ट जो है और हॉस्पिटल की रिपोर्ट साइट करी. तो उन्होंने बोला कि आप तो उस समय कॉलेज में रहे होंगे. तो मैंने बोला हाँ सर, मैं फिर भी लोकल न्यूज़पेपर्स फॉलो करता था. तो उन्होंने बोला कि इट्स रियली ग्रेट कि आप अपने एरिया के बारे में इस तरह की चीज़ें जो है जानते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गोरखपुर के क्वेश्चन थे वो उन्होंने मुझे एज दिया है एक इंटरव्यू में, क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया था. कुछ पॉलिटिकल सवाल भी रहे, जैसे मुख्यमंत्री को लेकर? एक्चुअल इंटरव्यू में तो नहीं किया गया. मेरे मॉक इंटरव्यूज़ जो कि अभी यूट्यूब पे आ ही जाएंगे, उनमें इस चीज़ पे मुझसे सवाल किया गया था. रियल इंटरव्यू में वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चेंजेस आए हैं गोरखपुर में लास्ट 5 ईयर्स में. तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था इस चीज़ पे कि सिंस सीएम इज़ फ्रॉम योर सिटी, पर उन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं की थी. तो मैंने बताया कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से उन्होंने पूछा था कि क्या चेंजेस आए हैं. तो मैंने एम्स का एंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो ओपन हो रही है उसका, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी एक्सपैंड हुआ है उसका बताया, एंड होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया. तो इस पे एक क्वेश्चन बस यही आया था. यानी कि इस परीक्षा में जो भी अपना नाम यदि दर्ज कराना चाहता है तो कहीं ना कहीं कछुए की चाल से चलना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे भेड़ चाल की तरह नहीं चलना है. और नो दाई सेल्फ सुकरात ने कहा था, तो अपने आप को जानते हुए, अपनी क्षमताओं को जानते हुए निश्चित रूप से वो तमाम जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में आना चाहते हैं, भी अर्पित बता रहे थे वो तमाम सारी चीज़ें, कुछ टिप्स थी और कुछ इनके इंटरव्यू से जुड़े हुए तमाम सवाल थे.